हम लोग ह्यूमन बींग्स है, कंप्यूटर नहीं जो सब कुछ याद रहेगा। पढ़ना इज़ नॉट आर गोल इज़ टू क्रैक नॉर्सेट एंड बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नो सेंस। एग्जाम तो क्रैक हो ही नहीं सकता। सो हाई एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, nursing officer at AIMS New Delhi, and I got 123 rank in first attempt without any coaching. सो आज मैं आपको अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो कि मैंने फॉलो किया था। मैंने सिर्फ एक ही बुक फॉलो किया था, डेट इज़ एनक्लेक्स, बट मैंने उसको इतनी बार रिवीजन किया था, इतनी बार रिवीजन किया था कि मुझे उसमें हर एक वर्ड, सिंगल वर्ड्स मेरे टिप ऑफ टंग पे हो गया था। मुझे हर एक चीज़ पता था कि एनक्लेक्स में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। लाइक मैंने 15 to 20 टाइम्स तक रिवीजन किया था। एंड कैसे रिवीजन किया था, सो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ते हैं, हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें दो फेस होता है। फर्स्ट फेस में हम जस्ट रीड करते हैं, वो टॉपिक पढ़ते हैं। एंड सेकंड फेस में क्या होता है कि हम रिवीजन करते हैं। एंड जितनी बार हम फेस 2 को दोहराएंगे, जितनी बार हम रिवीजन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का जो सक्सेसफुल रेट है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आगे मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि जो कि मैंने फॉलो किया था। तो मैंने एनक्लेक्स बुक को फॉलो किया था। एंड एनक्लेक्स बुक को मैंने लाइक 15 to 20 टाइम्स तक मैंने एग्जाम तक मैंने कंप्लीट कर लिया था, रिवाइज कर लिया था। मुझे हर चीज़ अच्छे से उसकी बुक की समझ में आ गई थी। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करती थी, जैसे कि मैंने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग लिया, तो लास्ट के 30 डेज़ में मैंने क्या किया था कि जैसे आज मैंने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग लिया, पूरा एक दिन में मैं आराम से उसको रिवाइज कर लेती थी। इतना फास्ट मेरा रिवीजन हो गया था। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मैंने पूरा रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट डे मैं किसी और टॉपिक को रिवाइज करती थी, लाइक एमएसएन का कोई भी 2-3 सिस्टम ले लेती थी, लाइक कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना। देन जो मैंने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का टॉपिक रिवाइज किया, उसमें से जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था ना, मैंने एक सेपरेट 5 से 6 पेजों का एक नोटबुक बना लिया था एमएसएन के लिए। उसमें मैं सारा वो डिफिकल्ट पॉइंट लिख लेती थी, जो कि मुझे लगता था कि मैं तुरंत भूल जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करती थी, मैं 2 दिन के बाद एमसीक्यू सॉल्व करती थी। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के जो एमसीक्यू होते थे, पीवाईक्यू होते थे, वो मैं सॉल्व करती थी। ठीक है, जब मैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करती थी तो क्या होता था, उस टाइम मेरा फिर से रिवाइज होता था, है ना। जो भी मैंने पढ़ रखा था, एक्टिव रिकॉल करती थी सब चीज़ों को, तो उस टाइम सेकंड रिवीजन होता था। तो वो जब मैं रिवाइज करती थी तो वहाँ पर भी जब मुझे लगता था कोई टॉपिक कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कर पाई हूँ, ये वाला टॉपिक मेरा छूटा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं आता था, तो वो वाला पॉइंट मैं फिर से अपने वाला नोटबुक में जो मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाया था उसमें मैं ऐड कर लेती थी। देन वो जो मेरा सेपरेट नोटबुक था ना, उसको मैं डेली सुबह उठ के ही लाइक 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा टाइम लगेगा, देन जैसे जैसे डे जाएगा आप विदिन 5 मिनट्स में फटाफट देख लोगे। अब फिर क्या होता था ना कि वो जो आपका डिफिकल्ट चीज़ भी था ना, वो भी एकदम आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग बन जाता था। तो ऐसे सेपरेट नोटबुक बना देती थी। ऐसे तो मैंने आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का बताया, ऐसे ही मैं सारे ही जितने टॉपिक थे सारे टॉपिक का करती थी। तो इस तरीके से मेरा मल्टीपल रिवीजन होता था, लाइक हर 1-2 दिन छोड़कर रिवीजन होता रहता था। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आज पढ़ा, 2 दिन के बाद एमसीक्यू सॉल्व किया, फिर 2 दिन के बाद फिर से पढ़ती थी। ठीक है, एंड डिफिकल्ट का तो मैंने अलग से बना ही रखा था, तो उसको मैं डेली रिवाइज करती थी। तो मेरा क्या था कि मेरा वीक एरिया था वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था, एंड जो स्ट्रॉन्ग था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि एग्जाम में हम तुक्का वाला जो सिचुएशन आता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ ये इसका आंसर यही है, तो यही है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें मान लो हमने नहीं भी पढ़ रखी है ना, तो हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजिली कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है उस पर तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ें हमें नहीं पता है तो उसको हम बाई एलिमिनेशन बहुत ईजिली कर लेते हैं। अगर हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो आपको लाइक एग्जाम में तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप लाइक कंफ्यूज नहीं होगे कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा कि वो होगा। प्लस बाई एलिमिनेशन मेथड जो आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ रखा है वो भी आप कर पाओगे। देन स्टार्ट की हम कैसे करते हैं, कैसे रिवीजन हमें करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा फेज 1 होता है रीडिंग का, जिसमें हम नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं या कुछ लोग क्या करते हैं बुक में ही अंडरलाइन कर लेते हैं, दोनों ही बेस्ट है। मैं बुक में ही अंडरलाइन करती थी, प्लस जो मुझे की पॉइंट लगता था, जो मुझे लगता था कुछ फ्लो डायग्राम वगैरह बनाना चाहिए, तो मैं वहीं पे छोटा सा पेज पे बना के वहीं पे पेस्ट कर लेती थी। तो ऐसे मैंने फेज 1 मेरा होता था रीडिंग में, जो मैं फ्लो चार्ट कुछ वगैरह हो गया, अंडरलाइन हो गया, वो मैं कर लेती थी। देन फेज 2 से हमारा रिवीजन स्टार्ट होता है। तो रिवीजन हमारे बहुत तरीके होते हैं। रिवीजन फर्स्ट तरीका क्या है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम अपना लाइक हैंड मूव कर करके जस्ट पढ़ रहे हैं, जो फ्लो चार्ट है उसको याद करें कि अच्छा ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। प्लस आप जब रिवीजन करो ना, तो आपने एक मेथड सुना होगा, पार्किंसंस मेथड। पार्किंसंस मेथड में क्या है कि आपको एक डेडलाइन सेट करना है। ऐसा नहीं कि आज बस रिवीजन करना है,
दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड। आपको एक डेडलाइन सेट करें, क्योंकि हम जब डेडलाइन सेट करते हैं ना कि हाँ मुझे 2 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है, तो क्या होता है ना, आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है एंड 2 घंटे में आप फिनिश कर लोगे। बट अगर आप कोई डेडलाइन सेट नहीं करोगे ना, तो आप आराम आराम से करते रहोगे, तो जो 1 घंटे का काम है ना वो 4 घंटे में करोगे, ठीक है। बट अगर डेडलाइन सेट कर लिया ना, तो जो 2 घंटे का काम है ना वो आप 1.5 घंटे में कर सकते हो। ये चीज़ें होती है, तो आपको एक पार्किंसंस लॉ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लाइक बाई हैंड मूवमेंट के थ्रू आप फटाफट आपने जो भी अंडरलाइन कर रखा है, जो भी फ्लो चार्ट बना रखा है, जो डायग्राम बना रखा है, फटाफट पढ़ लिया, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा बंद करके, जैसे कि आपने लेट्स सपोज आपने आईसीडी पढ़ा है ना, आईसीडी सिस्टम पूरा पढ़ा, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, तो आपने पूरा पढ़ लिया। देन क्लोज करके एक बार माइंड, आंखें बंद करके आप माइंड में ही पढ़ो कि हाँ आईसीडी सिस्टम में वाटर स्विच चैम्बर होता है, सक्शन कंट्रोल चैम्बर होता है, कलेक्शन चैम्बर होते हैं, वाटर स्विच चैम्बर का क्या काम है, इसमें अगर फ्लक्चुएशन स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे माइंड में आपको दोहराना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये दूसरा मेथड है। या तीसरा आप क्या कर सकते हो कि आप एज्यूम कर लो, या फिर अगर आपके पास फ्रेंड है तो उनको पढ़ा दो, है ना। बट फ्रेंड नहीं तो आप जस्ट एज्यूम कर लो कि आपके सामने कोई बैठा है, आप उसको टीच कर रहे हो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग। क्या होगा, इससे बेस्ट रिटेंशन होता है, क्योंकि ना इससे हमारे सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, हियरिंग, लिसनिंग, है ना। तो हम जैसे कि हम दूसरों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो इससे हमें बहुत बेटर रिटेंशन होता है। तो आप लाइक बाई हैंड मूवमेंट के थ्रू आपने पढ़ लिया, आंखें बंद करके आपने खुद ही एज्यूम कर लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, एंड या फिर आपने किसी को पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे रिविजन आपने कर लिया, ठीक है। प्लस और क्या कर सकते हैं, ये 3 हो गया। चौथा क्या है, चौथा हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं इट मीन्स कि हम जो भी पढ़ रखे हैं उसको हम एक्टिवली रिकॉल करें, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था ना कि मैं आज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ती थी, देन मैं 2 दिन के बाद में उसके एमसीक्यू सॉल्व करती थी। इससे क्या होता था ना कि मैंने आज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ लिया, आज तो मुझे हर चीज़ याद है ना, अच्छे से याद है। 2 दिन के बाद मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करती थी तो मुझे पता भी चलता था कि हाँ मुझे कितनी चीज़ें अभी तक याद रही, कितनी याद नहीं रही, मैं कितनी चीज़ों को एक्टिव रिकॉल कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। एंड उस दिन मेरा अगेन रिवाइज होता था कि नहीं होता था, क्योंकि हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर से हम सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, तो हमारा फिर से रिवाइज हो जाता है। तो आप बाई हैंड मूवमेंट पढ़ सकते हो, है ना। आप अपने सामने आंखें बंद करके आप एज्यूम कर लेना कि हाँ ये ऐसे पूरा माइंड में एक मैप बना लेना। थर्ड, आप अपने फ्रेंड को एज्यूम कर लो, आपके सामने कोई फ्रेंड बैठे हैं उनको पढ़ा दो। एंड फोर्थ, आप एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करना तो बहुत ही ज़रूरी है, एंड आप जितनी बार एमसीक्यू सॉल्व करोगे दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन, तो आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। अब जो नॉर्सेट का जो टाइम बचा है दैट इज़ अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ बचा है, तो अब जो टाइम आपका आ गया ना दैट इज़ द कि आपको रिवीजन पे एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू न्यू टॉपिक पढ़ना है। न्यू टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है, न्यू टॉपिक भी धीरे धीरे पढ़ना है, बट आपको जैसे कि आप 8 घंटे पढ़ते हो तो आप 3 घंटा आप रिवीजन में दे दो, 2 से 3 घंटा आप एमसीक्यू सॉल्व करो, एंड 2 घंटा कोई भी थ्योरी का न्यू टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। बट लाइक एमसीक्यू सॉल्व करना, रिवीजन करना इज़ समथिंग वेरी 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 मस्ट, क्योंकि आप समझ नहीं सकते रिवीजन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको समझ में आएगा एग्जाम हॉल में कि रिवीजन करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। बट अगर आप सेकंड थर्ड टाइम एग्जाम देने जा रहे हो देन ऑलरेडी यू नो कि हाँ एमसीक्यू सॉल्व करना और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बस आप अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करो, रिवीजन पर फोकस करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, उस पर वर्क करो, एंड दैट्स ऑल द वे to success any exam, and all the very very best for your NORCET, and thank you so much for watching.